सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई बस। आज आपको मैं एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने AAR 9 में JRF से क्वालिफाई किया है। सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुई, इनके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया दीजिए। ओके, माय नेम इज तुहिन गायन। आई एम हाँ। फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हाँ। मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हुआ था कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, हाँ। एंड मास्टर्स फ्रॉम विद्यासागर यूनिवर्सिटी इन 2018। हाँ जी। ओके। तो आपने मतलब किस प्रकार से प्रिपरेशन की, आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए हमारे को। एक्चुअली मैं एमएससी जब करते रहे तब मेरे ख्याल में नहीं था कि मैं नेट करूंगा या पीएचडी करूंगा, ऐसा कोई हाँ जी। ख्याल में नहीं था। तो मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। गवर्नमेंट जो एसएससी सीजीएल होता है, हाँ। वो हाँ। हमारा स्टेट का कुछ गवर्नमेंट एग्जाम होता है, उसके लिए पढ़ रहा था। तो उस जो जब पढ़ रहा था तब मुझे लग रहा था कि केमिस्ट्री से हम 5 5 6 साल थे तो वो ज़्यादा इजी है देन गवर्नमेंट एग्जाम। इसलिए हाँ। मैंने ठीक किया कि कोविड के बाद ठीक किया कि हम नेट देंगे और उसके बाद पीएचडी करेंगे। तो हम 21 22 साल से 21 22 साल मतलब 2021 और 2022 अराउंड, उस समय से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो ये मेरा 7वां अटेम्प्ट था। आपका दो 7वां बार अटेम्प्ट था। एलएस निकाला था 2000। हाँ 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 हाँ, 2023 दिसंबर एंड 2024 दिसंबर में एलएस निकाला था, लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ था। तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था अकॉर्डिंग टू माय एज। तो इस साल कुछ भी करके मुझे क्रैक करना था, तो स्टार्ट किया था बहुत। मतलब मेरा पढ़ाई अच्छा था, लेकिन कुछ वजह से एग्जाम हॉल का प्रेशर जो होता है वही मेन हाँ। चीज होता है। प्रिपरेशन तो लोग कर लेता है, लेकिन मैं जो न्यू कमर्स है उसको बताऊंगा कि उसका एग्जाम हॉल का प्रेशर को झेलना चाहिए। मतलब उसमें ही लोग पीछे रह जाते हैं। अब वो प्रिपेयर करता है, प्रीवियस ईयर करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ थ्योरी वगैरह सब पढ़ता है, बुक पढ़ता है, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ हो जाता है, कुछ जाने पहचान क्वेश्चन वो गलत कर देता है। वही हमारे साथ हुआ था। इसलिए एलएस हो रहा था लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा था। तो यही मतलब प्रिपरेशन था। और प्रिपरेशन मतलब बीएससी एमएससी में कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं था जो मैं मेरा नेट की जर्नी में हुआ था। नेट की जर्नी में ही मैं मेरा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक मेरा बहुत अच्छा लगता था। पहले बीएससी में बहुत डर रहा था, डर लगता था ऑर्गेनिक से। उसके बाद हाँ। एक सीनियर थे, तो उससे हम मुलाकात करे और वो जो डर था वो खत्म हो गया। उसने बोला कि तुमको कैरेक्टर्स पढ़ना चाहिए, तुमको क्लियरेंस पढ़ना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए, जो वे होता है वो उसने बताया था। क्योंकि पहले जो था मैं अकेला था, यूट्यूब कुछ वीडियोस था, तो वही से प्रिपरेशन ले रहा था, कुछ ठीक से रास्ता नहीं चूज कर रहा था। तो सही स्ट्रेटेजी होता है वो हमको मालूम नहीं था। तो वही हो रहा था, भटक रहा था। तो पहले ऑर्गेनिक पहले जो होता था, बहुत पहले, 2019 के पहले, सीवीटी मोड से पहले, कि दो टॉपिक से हो जाता था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हाँ, फिजिकल पहले हो और जाता था। इनऑर्गेनिक फिजिकल से हो जाता। हाँ हाँ, लेकिन जो ट्रेंड रहा है आफ्टर कोविड और ड्यूरिंग कोविड, तो आपको तीनों चीजों पर फोकस करना चाहिए। एक को एकदम मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई फिजिकल जीरो है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, उसका नहीं हो पाएगा, और जितना भी अच्छा हो उसको नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक कुछ टफ दे दिया, ऑर्गेनिक कुछ टफ दे दिया, तो उसका पेपर मतलब बहुत ही खराब हो जाएगा। तो हाँ। कुछ तो पढ़ के जाना चाहिए। एटलीस्ट फिजिकल को मतलब अबव 50% कवर करना चाहिए। मतलब जो स्कोरिंग है, कुछ कुछ जो चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स है, काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रो है, ग्रुप थियोरी है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, थर्मोडायनेमिक्स है, क्वांटम को छोड़ देता हूँ, लेकिन उसको कवर करना चाहिए था। मेरा मतलब एक मेरा प्रकार से जोर आपने था फिजिकल भी ऑर्गेनिक कवर इनऑर्गेनिक की है। में। फिजिकल में मैं क्वांटम को अच्छे से कवर नहीं किया था। जस्ट बेसिक आइगन वैल्यू, आइगन हाँ। फंक्शंस जो होता है, वो बेसिक्स, कम्यूटेटर, वो हम देख के गया था। लेकिन उसको छोड़कर फिजिकल में मैं कवर किया था सभी, और लगभग सभी कवर कवर किया था। ऑर्गेनिक इन्होंने पूरा ही किया था। कुछ चीज है, और जो है जो
वो एक सिलेक्शन फैक्टर हो सकता है पार्ट का। तो तो वो बहुत ऐसे आपकी वो वॉइस रुक रही पॉजिटिव है। है एक्चुअली। जब अगर मैं बात करूँ आपसे थोड़ा सा, तो आपका टोटल कितनी बार एलएस हो चुका था? मेरी वॉइस सुन पा रहे हो आप? आपके हाँ, नेटवर्क इश्यू लगता है मेरे को। मेरी वॉइस सुन पा रहे हो क्या आप? क्लियर आ रहा है लेकिन अगर नेटवर्क मैं में आपसे प्रॉब्लम बात करूँ होगा तो आपका शायद। कितनी बार एलएस हो चुका था? हाँ, मेरा 2 बार इलेक्स हो चुका था। अच्छा, आपका 2 बार एलएस हुआ, 2023 फिर उसके बाद दिसंबर एंड जेआरएफ हो चुका। 2020 एक ही बार जेआरएफ हुआ है अच्छा, एक बार ये जेआरएफ, इस 2 टाइम बार एलएस हो चुका। 2025 दिसंबर। मतलब आपने टोटल हाँ, कितने अटेम्प्ट दे दिए, अगर बात की जाए तो थोड़ा? ये 7वां अटेम्प्ट था ये मेरा। आपका 7वां अटेम्प्ट था, मतलब 7वें अटेम्प्ट में तो आपने AIR 9 निकाल ही ली। क्या बात है। हाँ, मेरा मुझे ये पर जैसे तैसे करना एटलीस्ट क्रैक करना चाहिए था, करना था। तो ऑल इंडिया रैंक 9 हो जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि कट ऑफ इतना कम जाएगा। जो हाँ पिछले ट्रेंड्स था 23 दिसंबर 24 दिसंबर 118 हुआ था, जो कि अनएक्सेप्टेबल भी था। और इस बार भी 97 अनएक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि सोचा था कि 105 और 1010 के बीच में रहेगा कट ऑफ जो भी था। अच्छा, मतलब आपने तो कट ऑफ से तो आपको बहुत ज़्यादा स्कोर मिला है आपको। आपकी कैटेगरी कौन सी थी? हाँ जी, हाँ जी। जनरल अनरिजर्व्ड। अच्छा, जनरल। अच्छा, तो आपका स्पेशलाइजेशन भी ऑर्गेनिक ही था क्या, या फिर फिजिकली इनऑर्गेनिक में से था कोई? नहीं नहीं, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन था एमएससी में। तो जैसे आपने 7 अटेम्प्ट दे दिए, तो मैं बोल सकता हूँ आप जॉब वगैरह भी कर रहे थे कि साथ साथ में, या फिर डायरेक्ट तैयारी, ओनली फॉर तैयारी के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान था? पहले सिर्फ फोकस था नेट पे, लेकिन हाँ। 2025 और 24 के एंड तक मैंने एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन किया हूँ। अभी मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा, अभी टीचिंग करते हो आप? हाँ हाँ हाँ। बढ़िया है, बढ़िया है आपके, मतलब अब तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, अब आराम से आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा आपने, कि मेरे को फ्यूचर में ये करना, आपका क्या गोल है फ्यूचर से लेके? फ्यूचर में फिर तो पीएचडी करना है, फिर पीएचडी में इंटर करना है। और हाँ उसके बाद फर्दर उसको जो मतलब पब्लिकेशन और पेपर से काम ज़्यादा करना है, उसके ऊपर हमको पोस्ट डॉक मिल सकता है। तो बाहर जाने का इरादा है बस। मतलब आपको पीएचडी करने की सोची कि आप, मेरे को पीएचडी करना है फ्यूचर में, सही है। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। और जैसे आप तैयारी करते थे ना, तो आप कितने घंटे तैयारी कर लेते हैं दिन में मैक्सिमम? घंटों की हिसाब नहीं रहता, लेकिन मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो हाँ जितने भी टाइम मिलता है आपको आप पढ़ लीजिए। अगर आपका फोकस सिर्फ नेट पे है, तो 6 मंथ का जो कोर्स होता है, मतलब 6 मंथ के अंतर हमारा नेट होता है। तो अगर उसको फोकस कीजिए तो टाइम टेबल मेंटेन करके पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना हाँ। होगा। तो कितने टाइम का कोई ये नहीं था। तो मतलब पढ़ता था, भी टाइम मिलता था पढ़ता था। पिछले 1 साल से जब मैं स्कूल से आता था, तो हाँ अ, मतलब लगभग 4-5 घंटा ऐसे देता था। तो ऐसे करके मतलब पढ़ा हुआ था, लेकिन वही वो बोलता हूँ ना कि एग्जाम हॉल का प्रेशर जो है ना, उस वही से हम पीछे रह जाते थे, तो मतलब इसलिए जैसे आप, प्रॉब्लम होता था। हाँ एग्जाम हॉल का प्रेशर ही ऐसा तो होता है। जैसे आप तैयारी करते थे, तो हम्म, आपको मतलब तो कभी एग्जाम का डिमोटिवेशन प्रेशर फील नहीं उस हुआ? या ऑब्वियसली अगर आप हर टाइम होता था कि छोड़ दूं, कि हाँ, फिर आप खुद को डिमोटिवेट मोटिवेट हो कैसे जाता करते? था कि नहीं हो। मोटिवेट क्या हमको करना है, और पहले से सबसे ज्यादा चीज है कि केमिस्ट्री हमको अच्छा लगता है। तो अच्छी हाँ चीज के लिए कुछ जो पढ़ना है वो एफर्ट नहीं लगता, वो एफर्टलेसली होता है। हाँ, तो एफर्ट अगर लेना पड़ता है। हाँ ठीक है, 8-10 घंटा, आप 8-10 घंटा अगर आपको नहीं पढ़ना आता है तो ना मत पढ़िए, आप 4-5 घंटा ही पढ़िए। लेकिन जितना भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए बस।
बाकी सब काम भी करिए, माइंड को रिफ्रेश करना चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, और भी काम है, तो घूमना चाहिए। तो ऐसे ही जस्ट माइंड को फ्रेश करना चाहिए, और अगर खेलना चाहिए। मैं बहुत क्रिकेट का फैन हूँ, तो खेलता भी हूँ। तो अच्छा। वैसे ही माइंड फ्रेश रखता था, और पढ़ाई करता था बस। अच्छा, मतलब आपने सब चीज़ें की आराम से खुद को रिलैक्स होके, तो घर वाले का प्रेशर नहीं है कि आपके बाद आपने 2020 में एमएससी कर ली, तो उसके बाद 2025 में आपने जॉब स्टार्ट किया, तो आपने घर वालों को प्रेशर नहीं है कि आपको कमाना भी है, अब साथ में कितने एक दिन आप तैयारी करोगे आप, ऐसा मिला सुनने को मिला आपको? हाँ हाँ, वो तो हाँ 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 हाँ, जरूर ये तो सुनने को मिलता है हम सभी एस्पिरेंट्स फिर कि आप। अगर दो तीन बार नहीं हुआ ना, तो आपको सुनना पड़ता है कि अभी छोड़ दे, अभी तेरे से नहीं होगा, कुछ दूसरा कुछ ढूंढ ले, कुछ इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले, कुछ कर ले मतलब। तो मैंने बताता था कि हम कर लेंगे, ठीक है, हम कुछ काम में एंटर करता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं प्रिपरेशन भी करूँगा। तो ठीक है, वो भी कर सकता है तू। तो वैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। स्कूल के बाद आके पढ़ता था, और वो भी एक डेडलाइन था, क्योंकि मेरा एज अभी एज क्राइटेरिया क्रॉस कर चुका था। तो 25 तक ही हाँ, था, दिसंबर की। तो लास्ट लास्ट अटेम्प्ट था, तो इसलिए तो मैंने बहुत हार्ड वर्क के साथ मेहनत किए थे मतलब आपने लास्ट हार्ड टाइम तक, हार्ड वर्क, इसलिए। अगर आपके आपकी बातें सुन रहा हूँ उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, कि आपने हाँ कंटिन्यूटी हाँ, जारी रखी है तो आपकी। हाँ, हमारा पेशेंस, मतलब मेरे माइंड में ये था कि मुझको करना है। मेरा एक हाँ, सपना, मतलब ड्रीम जैसा हो गया था कि वो क्या बोलता है ना, ये ईगो पे ले लिया। वो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये जो क्रैक करना है, नेट के जो मतलब सीएसआर नेट जो क्रैक करना है, वो हम ईगो में ले लिया कि एक 6 बार दे चुका हूँ, 6 अटेम्प्ट हो गया है, अभी नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहा है तू। तो इसलिए मतलब इस बार या उस बार ऐसा ही था, दिस टाइम। अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ कि आपका 7वें अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ, तो आप गलतियां कहाँ पे कर रहे थे कि जिस वजह से आप या जेआरएफ से वंचित रह रहे थे? जरे गलती ऐसे हो रहा था कि पढ़ाई में कुछ डिसकंटिन्यूअस थी, वो एक हाँ। था, वो मेरा गलती था। दूसरा गलती था एग्जाम हॉल में। ठीक है, एग्जाम हॉल में कुछ गलत कर देता था, इसलिए नहीं पा रहा था। और एक जो मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि हाँ, हमारा पास जून 26 के लिए अभी भी हाँ। 4 महीना या लेस देन 4 मंथ है। तो वो टाइम अगर कुछ रिपीटर्स, मतलब एक दो बार दे चुका है, मतलब वो सिलेबस पूरा जानता है, उसके लिए इनाफ है। अगर वो कंटिन्यूअसली पढ़ जाता है, मतलब पढ़ लेता है लास्ट 1-2 मंथ्स, मतलब बहुत हार्ड वर्क करता है, तो उसका बहुत इजीली निकल जाएगा। हाँ, मतलब कोई सीएसआ नेट क्रैक करना कोई ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर आप कंटिन्यूसली तैयारी करते रहते हो तो आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते यस हो। यस 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 यस, कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना हाँ। चाहिए। मतलब आप एक एक हफ्ता पढ़े, उसके बाद 3-4 दिन का गैप हो गया, उसके बाद फिर से 1 घंटा पढ़े, मतलब वो एक क्या होता है ना, डिसकंटिन्यूअसली हो जाता है, और इंटरेस्ट भी चला जाता है। हाँ। आप बुक लेके पढ़ते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको लगता है कि छोड़ देता हूँ, कुछ बाद में कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। करना चाहिए कि आज का टास्क फिक्स करना चाहिए, उसको खत्म करके उसके बाद सोना है, बस। ऐसे ही जैसे। छोटा छोटा टारगेट सेट करना है, छोटा छोटा टारगेट सेट करके उसको फुलफिल करना है। पहले देखना चाहिए कि जो एक बार और दो बार दे चुका है, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है, उसको एग्जाम को एनालिसिस करना चाहिए कि क्या गलती की है हमने, कहाँ पर कंसेप्चुअल एरर है, कहाँ पर मेरा जो सिली मिस्टेक्स है, कहाँ पर मेरा मतलब कॉन्सेप्ट अभी भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, उसको ठीक हाँ। से एनालिसिस करना चाहिए। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, उसको ठीक से एनालिसिस करना चाहिए, और उसी पे फोकस करना है। और प्रीवियस ईयर तो ऑब्वियसली करना है, क्योंकि पिछले ट्रेंड्स जो है वो हमारा अ, आप लोग भी जानते हैं कि वो मेरे ख्याल से नेट से गेट का पेपर बहुत टफ होता है। हाँ, हालांकि क्वेश्चन नेट का लेवल का नहीं आता है, लेकिन हाँ। जो गेट का जो पेपर का पैटर्न है, वो थोड़ा मतलब बहुत अच्छा है।
और नेट भी वो गेट की तरफ ही जा रहा है। तो इसलिए अच्छे से पूरा सिलेबस भी कवर करना चाहिए। पूरा सिलेबस मतलब ठीक ठाक जितना भी किया है उतना ठीक ठीक से करना चाहिए बस। तो मतलब अगर आपसे पूछूं तो आपने गेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। और सेट एग्जाम? नहीं, मैं हम वेस्ट बंगाल सेट नहीं दिया है अभी तक। अच्छा। अब जैसे अगर आपसे बात करूं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड से डरते हैं। तो आपने किस प्रकार से जनरल एप्टीट्यूड को तैयार किया? एग्जैक्टली। तो जनरल एप्टीट्यूड का हमने भी इग्नोर मारा था, तो इसीलिए मतलब मार्क्स भी कम आया है। तो जनरल एप्टीट्यूड को आपको कुछ नहीं, जो यूट्यूब में वीडियोस उसको देखना चाहिए। मतलब रोज 1 घंटा 2 घंटा या 1.5 घंटा, 1 घंटा देखकर बहुत हाँ। हेल्पफुल हो जाएगा। 1 घंटा देखकर ही हो जाएगा। तो उसको मतलब प्रायोरिटीज देना है। केमिस्ट्री को भी प्रायोरिटी देना है और जनरल एप्टीट्यूड को प्रायोरिटीज देना है, क्योंकि जो कुछ मार्क्स रह जाता है एलएस के लिए, वो जनरल एप्टीट्यूड के लिए ही मतलब नहीं हो पाता। अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड में 12 14 मार्क्स वो आ जाते तो आपका शायद जेआरएफ भी हो जाता। ऐसे ही होता था हाँ, हमारे साथ। इतना ही डिफरेंस रहता है, एलएस और जेआरएफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ टाइम पार्ट बी को बहुत टफ कर देते हैं, उस टाइम पार्ट ए को बहुत इजी कर देते हैं। पेपर में पार्ट ए को वेरिएशन टफ देखने कर को देते मिलता है। हैं लेकिन पार्ट बी पार्ट सी, हाँ ऐसा ही वेरिएशन होता है। मतलब कुछ ठीक नहीं है इसका कि जून में टफ होगा या दिसंबर में इजी होगा, ऐसा कोई मतलब श्योरिटी नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। मतलब जून में दिसंबर में टफ दे सकता है, इजी भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ऐसा ही क्योंकि आपको टास्क मान के ही प्रिपरेशन लेना है। क्योंकि होता क्या है कि वो तीनों में से एक सब्जेक्ट को टप करेगा ही जाए, किसी पार्ट को वो टप तो करके आपको पूछेगा, क्योंकि हर साल इजी नहीं पूछता वो। हाँ जी। अगर कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर जाता है, फिजिकल को कुछ नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक टफ कर देता है ना, तो उस टाइम उसको सिर्फ इनऑर्गेनिक के ऊपर ही भरोसा होता है। तो इसलिए उसका नहीं हो पाता। कुछ कुछ बच्चे हैं जो ऑर्गेनिक से डरते हैं, वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक करते हैं। और इनऑर्गेनिक फिजिकल अगर टाफ कर दिया क्वांटम से, थर्मो से, काइनेटिक्स से, तो उसको वही सेम सेम सिचुएशन हो जाता। तो सभी मतलब तीनों जो पार्ट है उसको अच्छे से मतलब बराबरी से करना है। हाँ, तीनों पार्ट को बराबर करना जरूरी है। अगर मैं बात करूँ थोड़ी अगर सी तो उसको कुछ चैप्टर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो एग्जाम में अगर पेपर को कुछ अटेम्प्ट करते टाइम किस बोलिए। प्रकार से अपना प्रेशर हैंडल किया आपने, किस प्रकार से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया, कौन सा पार्ट पहले किया, कौन सा पार्ट आपने बाद में किया, आपकी एक्यूरेसी क्या थी, कि सिलेक्टिविटी किस प्रकार से आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा हमें बता सकते हो? ओके, मैंने पार्ट सी को पहले अटेम्प्ट किया था। ठीक है, पार्ट हाँ। सी को मतलब जो होता है, पार्ट सी का जो 60 क्वेश्चन है पहले हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, और उस टाइम जो जो क्वेश्चन इजी हो जाता, मतलब जस्ट वन वर्ड देख के ही हो जाता है, तो उसको पहले कर देते हैं। मतलब पार्ट सी को पहले 60 क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं। उसमें से शायद 35 to 40 क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। ठीक है, हाँ। मार्क फॉर रिव्यू करके, और उसमें से शायद 5 से 6 क्वेश्चन इजी होता था, वो मैं कर देता था। तो उस टाइम जो मैंने रेट किया है, मतलब मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया है, उस पर नहीं जाता था। जो मार्क फॉर रिव्यू किया है उस पर और एक सेकेंड राउंड मारता हूँ कि इसमें से अगर इसमें से हमको अभी अच्छे से देखना है, क्या 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 कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। उसका कैटेगरी होता है कि कुछ क्वेश्चन देख के ही हो जाता है, कुछ क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन को देख के मिलता है कि हमारा टॉपिक से आया है, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब टाइम टेकिंग होता है और टाइम लेगा, उसको बाद में छोड़ना चाहिए। मतलब सेकेंड सेकेंड राउंड के बाद मेरा शायद 20 और 21 क्वेश्चन हो गया है। तो 4 क्वेश्चन बाकी है। 4 क्वेश्चन के लिए फिर से जो जो मार्क फॉर रिव्यू बचा है वो हम गो थ्रू करते हैं। उसके बाद मतलब पार्ट सी में जो 25 क्वेश्चन है उसको खत्म करके ही मैं पार्ट बी में जाता हूँ। अगर 25 क्वेश्चन नहीं हो जाता तो मेरे मन में चलता है कि पार्ट सी में कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, कुछ क्वेश्चन मतलब 23 24 22 अटेम्प्ट किया है, तो 2 3 क्वेश्चन माइंड में रहता है, इसलिए पार्ट बी में ज्यादा से अच्छा से फोकस नहीं कर पाता था। ठीक है। हाँ।
नहीं नहीं कर पाओगे। इसलिए पार्ट सी को पहले अराउंड 100 to 110 मिनट्स में खत्म कर देना चाहिए। हाँ मैक्स बोल रहा हूँ मैं, 110 मैक्स हो रहा है, 90 to 100 हाँ, इतने मिनट में ख़त्म मिनट्स कर लेना देना चाहिए, चाहिए सही है। पार्ट सी के लिए। उसमें से 20, हाँ 90 to 100 मिनट, आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन 25 क्वेश्चन में 22 to 23 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट मारना है, श्योर शॉट लेना है। मतलब उसको श्योर करके उसके बाद आपको पार्ट बी में जाना है। पार्ट बी में कुछ टफ होता था और इजीली हो सकता है। तो पार्ट बी में सेम पॉलिसी कि पहले 40 क्वेश्चन गो थ्रू करता हूँ, उसमें से शायद 10 बड़ा हो जाता है। उसके बाद सेकेंड राउंड में जाता हूँ, जो मार्क पर रिव्यू किया था उसको अटेम्प्ट करता हूँ। तो उसमें से मिनिमम उसमें से भी 25 to 27 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। मतलब 25 to 27 नहीं होगा तो 20 to 23 आपको करना ही पड़ेगा फॉर सिलेक्शन। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अटेम्प्ट नहीं करके नहीं आना चाहिए। मतलब 120 130 अटेम्प्ट करके कुछ फायदा नहीं है, आपको 150 टारगेट करना चाहिए। इवन 150 to 160 टारगेट करना चाहिए। 150 to 160 टारगेट मतलब अटेम्प्ट करके आइए, तो उसको सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। ऐसा मेरा हाँ सीनियर का मानना है, वो मुझको ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजी बताए थे कि अगर तू 120 130 तुझको लगता है कि वो एक्यूरेट होगा, नहीं होगा। अगर तू 160 करता है उसमें से 20 to 30 मार्क्स तेरा डिडक्ट होगा ही। मतलब अगर 160 अटेम्प्ट करते हैं तो 130 to 135 तो तेरा नेगेटिव होगा ही। मतलब 25 to 30 मार्क्स नेगेटिव होगा ही। तो इसलिए 150 प्लस आपको टारगेट करना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। 150 to 160 ऐसे टारगेट करना चाहिए। उसके बाद मतलब पार्ट बी को 1 घंटे में, 1 घंटा या 55 मिनट्स ऐसा लेना चाहिए। उसके बाद आपको पार्ट ए में भी समय देना चाहिए, मिनिमम 25 मिनट्स। उसके बाद जो लास्ट अगर टाइम बचा रहता 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स आपको फिर से रिवीजन करना है कि हमने ठीक ठाक ये किया है ना, टिक किया है ना। कुछ होता है कि कुछ कुछ होता है कि हमने सॉल्व किया है रफ पेपर में या स्क्रिबल पैड में, ठीक किया है ऑप्शंस। शायद मेरा ऑप्शंस बी है लेकिन मैंने सी टिक कर दिया है, तो इसको रिवीजन करना चाहिए। इसलिए कुछ कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, 4 नंबर की क्वेश्चन, 2 नंबर की क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। तो रिवीजन के लिए कुछ टाइम अगर होता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि इस टाइम पेपर बहुत लेंदी था इसलिए रिवीजन नहीं हो पाया था। तो हम्म। रिवीजन के लिए भी टाइम ऐसे सेट करना चाहिए, वही यही एग्जाम स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। वो चैप्टर वाइज पहले आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, टाइम सेट करके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट को पहले बुक पढ़ो, सिलेबस देखो, उसके बाद प्रीवियस ईयर करो, आपका क्वेश्चन का ट्रेंड पता चल जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दो एंड प्रैक्टिस करो, बस। उसके बाद रिवीजन दो। और एग्जाम प्रेशर को जो पहले हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका हेल्थ, क्योंकि आप हेल्थ तीन जरूरी चार है। महीने से प्रिपरेशन ले लिया, हाँ 3 4 महीने से प्रिपरेशन ले लिया, लेकिन एग्जाम से पहले आपको फीवर आ गया। तो मतलब एग्जाम का डे मतलब एग्जाम डे बहुत मैटर करता है। वो 3 घंटा ही आपका सिलेक्शन होगा। मतलब जो आप 3 4 महीने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है ठीक है, लेकिन वो 3 घंटा आप कैसे प्रेशर हैंडल कर सकते हो, वही डिफरेंस क्रिएट कर देता है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में। जैसे आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, उस टाइम आपने नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया? कि भाई क्या होता है कि आप लगा देते हैं यार, देखा जाएगा जो होगा सो। आपने नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया? हाँ हाँ हाँ। नेगेटिव मार्किंग को मतलब ऐसा मेरा माइंड में था, लेकिन कि जितना ज्यादा एक्यूरेट कर सकता हूँ करूँ, लेकिन कुछ कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब जो वो क्वेश्चन ऐसे ही सेट करता है कि हमारा हम पढ़ चुके हैं वो टॉपिक, ठीक है। तो अगर नहीं हो रहा है तो उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन मिल जाएगा। तो एक दो जो इंट्यूशन से वो हो जाता है, मतलब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा कुछ कुछ। जो पार्ट सी में है, पार्ट सी में आपको 25 अटेम्प्ट करना है। तो उसमें आपको ऐसा माइंड में रहना चाहिए कि 23 एटलीस्ट आपका श्योर शॉट है। दो हाँ। क्वेश्चन ठीक है आपका, मतलब कुछ डाउट हो सकता है। अगर 25 हो जाता तो वो तो बहुत अच्छा है। 2 क्वेश्चन कुछ डाउट हो सकता है।
तो ऐसा ही मतलब नेगेटिव जितना कम करोगे उतना ही फायदा होगा। हाँ, बेनिफिशियल रहेगा। हम्म। अब जो बच्चे आपको यूट्यूब पर देखेंगे उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि आपने तो AAR 9 रैंक क्वालिफाई किया है। तो उसको ये बोलूंगा कि उसको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखना होगा, मेंटल प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। वो तो हम प्रिपरेशन लेते हैं कि सब्जेक्टिव जो होता है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टेस्ट देंगे, उसके बाद रिवीजन हाँ। करेंगे, वो तो लगे रहेगा। वो तो स्ट्रेटेजी है, वो बहुत एक्सपर्ट्स भी है, वो बता देगा। लेकिन आपको जो करना है, आपको कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ना है, पेशेंस को रखना है। और जो एग्जाम हॉल का स्ट्रेटजीज है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा इन योर स्टडी टेबल। अच्छा। उसमें ही आपको मतलब स्टडी टेबल को ही सोचना पड़ेगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, हमको 3 घंटा एग्जाम है, तो वैसे ही सोच के एग्जाम देना पड़ेगा। टाइम सेट करना पड़ेगा, न्यू न्यू क्वेश्चन करना पड़ेगा। जो न्यू क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। अगर अगर ऐसा होता है कि पार्ट सी में हम जा रहे हैं कि पहले 10-12 क्वेश्चन नहीं हो गया, नहीं हुआ, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा पेपर गया। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपका 60 क्वेश्चन है, स्टिल अभी भी 50 क्वेश्चन बचा है, उसको गो हाँ। थ्रू करो। उसके बाद डिसाइड करना कि नहीं होगा कि नहीं होगा। पहले से ही ऐसा डर के कोई फायदा नहीं है। मतलब आपका जो पढ़े है उसमें से ही आया है। तो मतलब जो कुछ नहीं, जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, प्रीवियस ईयर करो। और जो है वो पिछले 10 टाइम्स और 11 टाइम्स को जब जो पेपर है, मतलब जब से सीबीटी मोड हुआ है 2019 दिसंबर से, वो पेपर आप खुद से सॉल्व करो। हाँ, खुद से मतलब सॉल्व बहुत करो सारे क्या क्वेश्चन होते हैं कि जो बहुत क्वेश्चन। सारे बच्चे क्या होते हैं 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद एग्जाम देना बंद कर दे, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको भी ऐसा फील हुआ? नहीं नहीं नहीं, मतलब गिव अप करना मेरा फील नहीं आया है। मुझको सुनना पड़ा कि अभी छोड़ दे, अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन गिव अप मेरे माइंडसेट में नहीं था। कि हाँ। मैं ये करता था कि लास्ट तक लड़ूंगा। ठीक है, जितने दिन तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है उतने दिन मैं लगे रहूंगा। तो ऐसा ही होता है मतलब, जिसका टारगेट नेट है, पीएचडी है और हाँ। जेआरएफ है, वो कभी गिव अप नहीं करे, वो कभी गिव अप नहीं करेगा, उसको क्रैक करके ही छोड़ेगा। वो डिमोटिवेट भी शायद हो सकता है, उसको उसको लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा मतलब डिप्रेशन और डिमोटिवेशन को। वो शायद कुछ टाइम के लिए फ्रस्ट्रेटेड होगा, क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ गलती किया हूँ, क्या गलती किया हूँ, इतना पढ़ा है फिर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हो जाएगा, मतलब अगर अपने आप पर भरोसा है तो हो जाएगा। हाँ, भरोसा रखो, सही बात हो जाएगा। मतलब मतलब लगे रहना चाहिए और सच्चे दिल से ऑनेस्टली, मतलब मन से पढ़ना चाहिए और ऑनेस्टली पढ़ना चाहिए। तो मतलब आपका जैसे रिजल्ट आया AIR 9 में आपको देखने को मिला, तो आपको मम्मी पापा ने क्या बोला, आपके रिलेटिव्स ने आपको क्या बोला? हाँ, सभी ने, दोस्तों ने, जो मेरा स्टूडेंट्स है उसने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस हाँ, बोला आपके तो कि स्टूडेंट भी होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ सर। उसको हम केमिस्ट्री पढ़ाया है। उसमें जब केमिस्ट्री पढ़ाता था कुछ नेट के क्वेश्चन भी कराता था कि ऐसे ऐसा क्वेश्चन आता है, ये होता है, वो होता है, तो बोलता है बहुत टफ होता है ये वो। हाँ, ऐसा सुनने को ऐसा मिलता है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा सीएसआ नेट क्वालिफाई करना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है। हाँ हाँ, वो बोलता है कि हाँ सर बहुत टफ क्वेश्चन है, ये है वो है। वो डर जाता था बहुत। अच्छा। और वो अपने फ्यूचर के बारे में कि आपको पीएचडी करना ही है, आपने फिक्स कर लिया? तो मतलब आप हाँ तैयारी जी, वगैरह हाँ जी। कैसे कहाँ से करते थे? तैयारी हम यूट्यूब वीडियोस थे कुछ, और और मेरा एक सीनियर भैया है, तो हाँ। उससे मैं हेल्प लेता था। वो एक्चुअली अभी जीएसआई में है। अच्छा। उसके थ्रू ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो वही हमको हमारा जो मॉडलिंग का जो डर है उसको भगाया था। मतलब ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। पहले एमएससी तक हमारा सोच ये था कि नंबर्स नंबर्स के पीछे भागो। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं हो तो रट मार के निकाल देना एग्जाम। लेकिन उसके बाद जब उस भैया से मिला कि वो बोलता है कि मार्क्स से क्या होगा, तू कॉन्सेप्ट क्लियर कर।
तो वैसे मतलब जो ऑर्गेनिक का डर था वो इससे खत्म हुआ। वो भैया का इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा था। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद फिजिकल भी मुझे अच्छा लगता था, कुछ डर वर नहीं था। लेकिन फिजिकल का कुछ फिजिकल में गाइडेंस नहीं था, यही मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता था, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से स्टार्ट किया था। तो हाँ, ऐसे ही मतलब क्लेडियन कैरेक्टर्स जो बुक है, नेट का जो बुक है, क्लेडेन, हाँ। वही मैं पढ़ता था। उसके बाद उसके बाद प्रीवियस ईयर का बुक है, तो 2011 से 2000 ये तक 19 तक। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करता था। जब भी कुछ दिक्कत होता तो भैया को पूछता था, वो हेल्प कर देता था। अच्छा, मतलब आपने रेफरेंस बुक वगैरह की बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हाँ जी। अच्छी बात है, मतलब आपने अच्छे से तैयारी की है। अब आपको कुछ पूछना हो, आपके मन में किसी प्रकार की क्वेरी, तो आप हमारे को पूछ सकते हो। किसके बारे में पूछना है? मतलब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो कि मन में सर को ये पूछना था, आप पूछ सकते हो हमारे को। ओ अच्छा अच्छा। मतलब आईएफएस में मैं फॉलो करता हूँ जो वीडियोस होता है, वो जो हाँ, हाँ। मैराथन्स वीडियोस होता है, वो भी मैं हम देखते थे। फिजिकल का एक बुक है, वो आपके पब्लिकेशन से हम परचेज किए थे। हाँ, तो वो फिजिकल हम बुक। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस किए थे। तो जैसे का भी वीडियो देखता था। हाँ, दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? हाँ, मैंने बोल रहा था कि आईएफएस से ही मैं पढ़ रहा था, मतलब यूट्यूब वीडियो कुछ देख रहा था। मतलब प्रीवियस ईयर जो होता है, मैराथन वीडियोस जो होता है, जो चैप्टर वाइज सीरीज होता है, रिएजेंट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, वो मैं फॉलो हाँ, करता था। और आईएफएस का एक फिजिकल का बुक है जो पब्लिकेशंस का है, वो मैं परचेज किया था। उससे मैं प्रैक्टिस करता था प्रीवियस ईयर, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थे। मतलब आपने आईपीएस को फॉलो किया है, जो आप यूट्यूब लेक्चर भी आपने देखे हैं, रेफरेंस बुक का भी यूज़ किया है, साथ साथ में आपने आपने जो हाँ हाँ आईपीएस की हाँ जो हाँ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की बुक थी, आपने उसका भी यूज़ किया है। हाँ 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 हाँ। वो हेल्पफुल भी है। हाँ। चलिए, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं फिर अपन सेशन को बाइंड अप करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से कितने बच्चों को सीखने को मिलेगा, कितने बच्चे मोटिवेट होंगे। क्योंकि आपका इंटरव्यू देखेंगे, ए हाँ आई आर उसको नाइन कैसे आ सकती है, उसकी आपकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो रही होगी ना। इसलिए सब आपका वीडियो देखने वाले हैं। स्ट्रेटेजी मतलब, स्ट्रेटेजी मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए बस। और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तो हो जाएगा। हाँ, हार नहीं मानना है, आपको गिव अप नहीं करना है, एंड तक लड़ जाना है। यही मोटिवेशन है और कुछ नहीं है। जितने दिन तक अब हम जिंदा है उतने दिन तक हमको लड़ जाना चाहिए। कुछ भी हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लड़ जाओ। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ओके। आज अपना आपने आपने अपना थैंक यू कीमती समय सर। दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।